घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। हम लोग बीपीएससी के क्रैश कोर्स की कक्षा में है और 60 डे और 60 टॉपिक्स आ जाइए श्रृंखला में। हालांकि मैं इससे अधिक टॉपिक आपको कर रहा हूं। विगत 15 दिनों में ही आप लोगों ने देखा होगा कि कई महत्वपूर्ण अध्याय को सम्मिलित किया गया है। हमारी आज की कक्षा सबसे पहले सूरवंश हजरत आला, बिहार का सबसे महान अफगान शासक जिसने मुगल काल में अफगान सत्ता की पुनर्स्थापना की थी, फरीद खां या शेर शाह सूरी से संबंधित। तो पहली कक्षा का संबंध इसी से है और बिहार का ही शासक था, तो स्वाभाविक है कि इसके विषय में संपूर्णता से जानकारी रखिए। दूसरी, इसी क्रम में फिर हमारी दूसरी और तीसरी एवं अंत में चौथी कक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। हम लोग आज शेर शाह सूरी को सबसे पहले देखेंगे और इस्लाम शाह को देखेंगे। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन को लिखेंगे। भारतीय इतिहास में शेर शाह लिखेंगे। भारतीय इतिहास में शेर शाह अफगान शासन की पुनर्स्थापना के लिए, भारतीय इतिहास में शेर शाह अफगान सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए, अफगान सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए जाना जाता है। अफगान सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए जाना जाता है 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक, 1540 से 1555 ईस्वी तक, 1540 से 1555 ईस्वी तक मुगलों के समय में, मुगलों के समय में, मुगलों के समय में मुगलों के समय में सूरवंश और इसकी संस्थापक शेर शाह सूरी थे। सूरवंश और इसके संस्थापक शेर शाह सूरी थे। शेर शाह सूरी थे जिनका जन्म 1472 जौनपुर पूर्व का सिराज, जिनका जन्म जौनपुर पूर्व का सिराज, और बचपन का नाम फरीद खां था। बचपन का नाम फरीद खां था। पिता सासाराम के जमींदार थे। पिता सासाराम के जमींदार थे। सासाराम के जमींदार थे। सासाराम के जमींदार थे। ठीक है। इनकी प्रमुख उपाधियां, आवाज जा रही है ना? इनकी प्रमुख उपाधियां शेर खां, बिहार का सूबेदार बहार खान लोहानी के द्वारा दिया गया। शेर खां, इनकी प्रमुख उपाधियां थी शेर खां, बिहार का सूबेदार बहार खान लोहानी के द्वारा दिया गया। बहार खान लोहानी के द्वारा दिया गया। हजरत आला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हजरत आला, स्वयं को इसने हजरत आला कहा था और ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा हुआ है। हजरत आला। और चौसा के युद्ध के बाद शेर शाह, और चौसा के युद्ध के बाद
और चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह के नाम से जाना गया, और चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह के नाम से जाना गया। ठीक है, लेकिन इस प्रारंभिक परिचय की कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अभी आपने पढ़ा वो हजरत आला पढ़ा, कि पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शासक था जो जिसने स्वयं को हजरत आला कहा, तो शेरशाह सूरी इसका आंसर होगा। या किस युद्ध के बाद शेर खां शेरशाह के रूप में परिणत हुआ, तो चौसा के युद्ध के बाद। तो ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं को ध्यान में करके रखिए। इन्हें चालाक अफगान की भी उपाधियों से विभूषित किया गया। इसी कड़ी में शेरशाह की परिचय के अंत में है, हालांकि बीच के कार्य इनके बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। शेरशाह की मृत्यु बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1545 में छोटे समय तक यह शासन संभाल के रखा। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में इनकी मृत्यु हो जाती है, जहां का तत्कालीन शासक कीरत सिंह थे। तो लिखेंगे, नोट में लिख दीजिए, 1545 में कालिंजर अभियान में 1545 में कालिंजर अभियान में इनकी मृत्यु हो जाती है। कालिंजर अभियान में इनकी मृत्यु हो जाती है। कालिंजर अभियान में इनकी मृत्यु हो जाती है उक्का नामक यंत्र से। ऐसे वैसे ही तथ्य है, मूल है कालिंजर अभियान। और सासाराम में ही इनका मकबरा और शेरशाह का मकबरा सासाराम में हिंद ईरानी कलात्मक समन्वय से बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग शेरशाह की कड़ी में हैं और शेरशाह के कुछ इतिहास में राजनीतिक अभियानों को देखेंगे। शेरशाह के राजनीतिक अभियान के क्रम में मालवा, बंगाल, ध्यान रखिए, मालवा है, बंगाल है, मारवाड़ है और कालिंजर है। ये चार अभियान काफी महत्वपूर्ण है। तो लिखेंगे, शेरशाह के इतिहास में राजनीतिक अभियान के क्रम में मालवा, बंगाल, मारवाड़ और कालिंजर अभियान उल्लेखनीय है। कालिंजर अभियान उल्लेखनीय है। ठीक है, कालिंजर अभियान उल्लेखनीय है। ध्यान रखें कि शेरशाह ने बंगाल को जीतकर 19 भागों में बांटा, जिसे सिकदारों ने संभाला। 19 सिकदारों ने संभाला। इन सिकदारों की देखभाल के लिए इन सिकदारों की देखभाल के लिए
अमीर बंगाल, अमीर बंगाल की नियुक्ति की, अमीर बंगाल की नियुक्ति की, अमीर बंगाल की नियुक्ति की, नियुक्ति की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शेरशाह ने रायसेन के किले पे भी आक्रमण किया, जिसका रायसेन के किले पर भी आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट, रायसेन के किले पर भी आक्रमण किया, जिसका शासक पूरनमल था, जिसका शासक पूरनमल था, पूरनमल था, जिसका शासक पूरनमल था। लेकिन शेरशाह का राजनीतिक अभियान जिन कारणों से हम याद रखते हैं, वह है उसका मारवाड़ का युद्ध और कालिंजर अभियान। मारवाड़ के युद्ध के संदर्भ में यह कहा जाता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए उसने हिंदुस्तान की बादशाहत को खो दिया, क्योंकि मारवाड़ में उसका जो राजनीतिक चुनौती मिली और बदले में किसी बड़े आर्थिक संसाधनों की पूर्ति नहीं हो पाई। कोई भी शासक किसी भी युग में जब किसी क्षेत्र पे आक्रमण करता है या नियंत्रण करता है, तो उसका उद्देश्य होता है कि वहां से अर्थ का उपार्जन हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और वो स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि किस अभियान, किस शासक के कॉन्टेक्स्ट में यह कहा जाता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को खो दिया। शासक था शेरशाह, अभियान था मारवाड़। तो लिखिएगा, शेरशाह ने मारवाड़ का अभियान किया, लेकिन मारवाड़ का अभियान किया, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसी कारण उसने कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए, इसी कारण उसने कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को त्याग दिया या निकल गया। एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दिया। ठीक है, ये इसको टिक लगा लीजिए, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए। लेकिन शेरशाह का इतिहास, नीतीश जी सामने बैठे हैं, राजनीतिक अभियान के लिए याद नहीं रखा जाता है। शेरशाह का इतिहास विभिन्न सुधार के लिए याद रखा जाता है, विशेषकर प्रशासनिक सुधार। और उस प्रशासनिक सुधार की भूरी भूरी प्रशंसा उसके समकालीन इतिहासकार, क्या नाम था उनके समकालीन इतिहासकार का, क्या नाम था? यदि एनसीईआरटी पढ़ के आए होंगे, अब्बास खान, बहुत बढ़िया। उन्होंने एक किताब भी लिखा उनके लिए, तारीखे शेरशाही, और उसमें उनके प्रशासनिक सुधार की बड़ी बड़ी प्रशंसा भी की। उसकी परिचर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले ऐसे लिखिए, शेरशाह का शासनकाल, शेरशाह का शासनकाल विभिन्न सुधारों के लिए याद रखा जाता है, विशेषकर प्रशासनिक सुधार। शेरशाह का शासनकाल विभिन्न सुधारों के लिए याद रखा जाता है, विशेषकर प्रशासनिक सुधार, विशेषकर प्रशासनिक सुधार। विशेषकर प्रशासनिक सुधार। ठीक है, विशेषकर प्रशासनिक सुधार अंडरलाइन कर दीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट में सैनिक सुधार की कड़ी में उसने अलाउद्दीन खिलजी की ही व्यवस्था को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी की ही व्यवस्था को लागू किया। नेक्स्ट, प्रशासनिक सुधार की कड़ी में 4 मंत्रालय पर आधारित 4 मंत्रालय पे आधारित जैसे दीवाने विजारत, कौमा दीवाने रियासत कौमा दीवाने रसालत, दीवाने विजारत, दीवाने रियासत, दीवाने रसालत और दीवाने आरीज और दीवाने आरीज की व्यवस्था को लागू किया। उसका 4 पिलर जो सिस्टम था उसको ध्यान रखिएगा। कौन कौन था? रियासत, रसालत, विजारत और आरीज। आरीज का संबंध था सेना से, दीवाने अर्ज से निकला है। और दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की सबसे पहले नींव किसने रखी थी? बलबन ने रखी थी, याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट में हम जब रिवीजन फैक्ट आपसे पूछेंगे तो अपेक्षा रखेंगे कि आप उसका जवाब दीजिए। आगे चलेंगे। उन्होंने राजस्व सुधार टोडरमल के सहायता से किया। उन्होंने राजस्व सुधार टोडरमल की सहायता से किया। जमीन को श्रेणीबद्ध रूप से वर्गीकरण किया। और फसलों की सूची राई को तैयार कराई। फसलों की सूची राई को तैयार कराया। ठीक है, तैयार कराया। नेक्स्ट, जरीवाना और महसीला नामक नए कर को इंट्रोड्यूस किया। जरीवाना और महसीलाना नामक नए कर को इंट्रोड्यूस किया। जरीवाना और महसीलाना नामक नए कर को इंट्रोड्यूस किया। जरीवाना और महसीलाना नामक नए कर को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, जरीवाना और महसीलाना नामक नए कर को इंट्रोड्यूस किया एवं बिचौलियों का अंत करते हुए किसानों को काबिलियत और पट्टा दिया। 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 किसको? किसानों को। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण था, जिसका संबंध इसके राजस्व सुधार से था। किसके राजस्व सुधार से? ये जो शेरशाह का राजस्व सुधार है उसको इस रूप में आप लोग देख सकते हैं, परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण। इसके अलावा
शेरशाह के क्रम में आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो भूमि का माप है वो गजे सिकंदरी की ही व्यवस्था को अपनाया। लिखेंगे भूमि की माप गज, भूमि की माप गज की व्यवस्था को ही आगे बढ़ाया, की व्यवस्था को ही आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिए? सैन्य सुधार पढ़े, प्रशासनिक सुधार पढ़े, इसके बाद भूमि सुधार, राजस्व सुधार पढ़ा आपने। ठीक है, और राजस्व सुधार की कड़ी में कुछ अन्य सुधार भी थे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बल दिया, सराय बनाए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट था, 1700 सराय बनाए। सड़कों के निर्माण में जीटी, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माणकर्ता के रूप में जाना गया। तो लिखिएगा, शेरशाह ने अध्यक्ष संरचना में सुधार पर भी बल दिया, अध्यक्ष संरचना में भी सुधार पे बल दिया। जीटी रोड बनाया, जीटी रोड बनाया, जिसे ऑकलैंड ने कहा। जीटी रोड किसने कहा? ऑकलैंड ने कहा। और प्राचीन काल में मौर्य के समय यह किस रोड के नाम से जाना जाता था जो ये इसने बनाया था? उत्तरापथ। लिखेंगे, मौर्य काल में इसे उत्तरापथ कहा गया, मौर्य काल में इसे उत्तरापथ कहा गया। यह जो सड़क निर्माण किया सोनारगांव से पेशावर तक, इसको ऑकलैंड ने जीटी रोड कहा। मौर्य काल में यह उत्तरापथ के रूप में जाना गया। कहां से कहां तक? सोनारगांव से पेशावर तक। ठीक है, ध्यान रखिए। 1700 सराय का निर्माण किया, 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 1700 सराय का निर्माण किया। इस कारण से भी उसे जाना गया। ठीक है, 1700 सराय का निर्माण किया। शेरशाह की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, रुपया, चांदी का रुपया चलाया। शेरशाह ने चांदी का रुपया चलाया जो 178 ग्रेन का था, जो 178 ग्रेन का था। चांदी का रुपया चलाया जो 178 ग्रेन का था, 178 ग्रेन का था, याद रखिएगा, 178 ग्रेन का था। और इसी कड़ी में सोना और तांबा की भी सिक्का को चलाया। तांबे को दाम कहा गया जो 380 ग्रेन का था, तांबे को दाम कहा गया जो 380 ग्रेन का था, जो 380 ग्रेन का था। रुपये और दाम का विनिमय दर 1:64 था। यह भी ध्यान में रखें कि रुपया और दाम का विनिमय दर 1:64 था, 1:64 था। ये दोनों लाइन को याद रखिएगा। चांदी का रुपया, सोने तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के को दाम, और दोनों का अनुपात। तो अनुपात क्या था? 1:64। टिक लगा दीजिए। शेरशाह के समय में 23 टकसाल थी, शेरशाह के समय में 23 टकसालें थी, 23 टकसालें थी। ठीक है,
23 टकसालें थी। तो ये जो काम था इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में शेर शाह हजरत आला को इस उपलब्धि के रूप में जाना गया। यह भी ध्यान में रखिए, बिहार के कड़ी में चूंकि बिहार का ही शासक था तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया। तो लिखेंगे शेर शाह के समय में ही, शेर शाह के समय में ही पटना प्रांतीय राजधानी बनी। शेर शाह के समय में ही पटना प्रांतीय राजधानी बनी। शेर शाह के समय में ही पटना प्रांतीय राजधानी बनी। पटना प्रांतीय राजधानी बनी। पटना प्रांतीय राजधानी बनी। ठीक है। लेकिन यह तथ्य तो है ही, शेर शाह के काल में सांस्कृतिक तौर पे देखिए तो शेर शाह का मकबरा उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो ऊपर ही लिखे आप, जो पानी में था, तालाब में था। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत का एकमात्र ऐसा मकबरा है जो पानी के बीच में है, तालाब के बीच में है। और इंडो अफगान शैली का इससे बेहतरीन नमूना देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात, उसका जो दरबारी इतिहासकार था, समकालीन इतिहास का अब्बास खां शेरवानी, जिसने तारीखे शेर शाही लिखा, उसको यहां पे जगह देंगे। और यह भी है कि चूंकि उसी के शासन काल में बड़ा महत्वपूर्ण था एक व्यक्तित्व जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, और उसने पद्मावत लिखा था। कहा जाता है कि वो उसका पद्मावत इसी के काल में लिखा गया। वो पीरियड शेर शाह का ही पीरियड था जिस काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था। तो ये दो ऐतिहासिक तथ्यों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि शेर शाह का दरबारी इतिहासकार, 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 शेर शाह का दरबारी इतिहासकार अब्बास खां शेरवानी था। अब्बास खां शेरवानी था। अब्बास खां शेरवानी था। अब्बास खां शेरवानी था जिसने तारीखे शेरशाही, जिसने तारीखे शेरशाही, जिसने तारीखे शेरशाही, जिसने तारीखे शेरशाही लिखा और उसके कानून व्यवस्था की प्रशंसा किया, और उसकी कानून व्यवस्था की प्रशंसा किया। और उसकी कानून व्यवस्था की प्रशंसा क्या थी कि उसने लिखा कि उसका कानून व्यवस्था इतना सख्त था कि 80 साल की बूढ़ी औरत भी सोना से भरी हुई टोकरी को रात के अंधेरे में भी इस पार से उस पार ले जा सकती थी, काफी दूर तक चल सकती थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह उस बूढ़ी औरत से सोना ले पाता। एनसीईआरटी पढ़िएगा तो इस लाइन को भी पढ़िएगा, एनसीईआरटी पढ़िए तो सही। और दूसरा लिखेंगे, ध्यान रखें कि मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत इसी के काल में लिखा, इसी के काल में लिखा, इसी के काल में लिखा। ठीक है, इसी के काल में लिखा। बस। तो हमारी काबलियत पट्टा, महसाना जरीवाना, ठीक है, सिक्का, चांदी का रुपया, तांबे का दाम 380 ग्रेन का 1:64, विनिमय का दर, शेर शाह की भूमि की व्यवस्था, भूमि माप, ठीक है, राय,
टोडरमल से प्रभावित जब्ती प्रणाली, इन सब कारणों से सैन्य सुधार में अलाउद्दीन खिलजी के जो सैन्य सुधार थे उसको अपनाना, सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में सड़कों का निर्माण और 1700 सराय बनवाना, इन सब कारणों से हम इतिहास में शेरशाह सूरी को याद रखने का प्रयास करते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण था। और शेरशाह के बाद उसका जो नेक्स्ट था उसका नाम था इस्लाम शाह, याद रखिएगा। और इस्लाम शाह ने कानूनी पुस्तकों को संहिताबद्ध किया पहली बार। तो उसका इस तरह से लिखेंगे ऐसे। शेरशाह के बाद गद्दी पर, शेरशाह के बाद गद्दी पर इस्लाम शाह बैठे। शेरशाह के बाद गद्दी पे इस्लाम शाह बैठे। इस्लाम शाह बैठे जिन्होंने कानून की पुस्तकों को संहिताबद्ध किया, ठीक है, जिन्होंने कानून की पुस्तकों को क्या किया, संहिताबद्ध किया। ठीक है, किन्होंने इस्लाम शाह ने किया, जिसको ध्यान में करके रखना है। नेक्स्ट, इस तरह से सूरवंश को हम समाप्त करने की घोषणा करते हैं। और सूरवंश के बाद हम लोग हुमायूं पढ़ चुके हैं, अकबर पढ़ चुके हैं। और अब हुमायूं और अकबर के बाद हम लोग जहांगीर को देखना चाहेंगे। तो लिखिएगा जहांगीर, एक एक करके हम लोग जहांगीर को भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जहांगीर। जहांगीर हुमायूं अकबर पिछले दिन हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग जहांगीर को देखना चाहेंगे। भारतीय इतिहास में चित्रकला के स्वर्ण युग किसी के काल में यदि आरंभ हुई तो वो जहांगीर के काल में आरंभ हुई। आपकी जानकारी में भी दे दूं कि बचपन में इसे सलीम, क्योंकि एक सूफी संत थे सलीम चिश्ती, और कहा जाता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम सलीम रखा गया। भारतीय इतिहास में जहांगीर मुख्य रूप से जो राजनीतिक अभियान के क्रम में देखा जाए तो 1615 में जो मेवाड़ के साथ पॉलिटिकल अलायंस है उसके कारण याद रखते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो मनसबदारी व्यवस्था में दूअस्पा और सीअस्पा को रेगुलेट किया, इसके कारण से याद रखते हैं। जहांगीर के काल में नूरजहां की बड़ी जो भूमिका थी, प्रशासनिक भूमिका, उस दृष्टि से याद रखने का प्रयास करते हैं। जहांगीर के काल में ही अपने ससुर के सम्मान में जो उसने स्थापत्य का निर्माण किया, क्या नाम था उस स्थापत्य का, एतमादौला का मकबरा, जिसमें संगमरमर की पच्चीकारी व्यवस्था को लागू किया गया, उस कारण से हम इतिहास में याद रखने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे संदर्भ जो हैं उसको हम लोग एक कड़ी में सूचीबद्ध करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइन क्या लिखे हो, कुछ नहीं लिखिए। भारतीय इतिहास में सलीम के नाम से चर्चित
सलीम के नाम से चर्चित, सलीम के नाम से चर्चित और नूरजहां की भूमिका, और नूरजहां की भूमिका, नूरजहां की भूमिका, नूरजहां की भूमिका चित्रकला के स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग, स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग एवं लाहौर के मोती मस्जिद के निर्माणकर्ता के रूप में, एवं लाहौर के मोती मस्जिद के निर्माणकर्ता के रूप में याद रखा जाता है, याद रखा जाता है। याद रखा जाता है। ठीक है, याद रखा जाता है। पॉइंट नंबर 2, पैराग्राफ चेंज करो। पिता अकबर, माता जोधाबाई। पिता अकबर, तो आप परिचय लिखिए। पिता अकबर, माता जोधाबाई या हरकाबाई, जोधाबाई या हरकाबाई, जोधाबाई या हरकाबाई। पत्नी मानबाई, पत्नी मानबाई जिसे खुसरो का जन्म हुआ था, जिसे खुसरो का जन्म हुआ, पत्नी मानबाई। जगत गोसाई जिसे खुर्रम का जन्म हुआ, सबके ब्रैकेट में लिख दो खुर्रम शाहजहां। पत्नी जगत गोसाई और नूरजहां, और नूरजहां, ये 3 पत्नी, मानबाई, जगत गोसाई और नूरजहां। लेकिन मानबाई और जगत गोसाई राजपूत थी, ध्यान रखिएगा। चलिए, लेकिन जहांगीर के 4 पुत्र थे, याद करवा दें। खुसरो जो मानबाई के गर्भ से जन्म लिया था, दूसरा। और खुसरो को राजनीतिक समर्थन 5वें सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने दिया था। यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से याद रखने योग्य है। परवेज, एक पुत्र था परवेज जिसको महावत खान ने समर्थन दिया था। खुर्रम जिसको स्वयं जहांगीर ने समर्थन दिया था। तो कौन कौन हो गया? पहला हो गया खुसरो, परवेज, खुर्रम, और लास्ट था शहरयार। और शहरयार को समर्थन दिया था नूरजहां ने। शहरयार को नूरजहां ने समर्थन दिया, खुर्रम को स्वयं। इसलिए खुर्रम जो था वो एंटी नूरजहां गुट का था, ठीक है कि नहीं। और उस गुट को का जो नूरजहां ने जिस गुट का निर्माण किया था उसका नाम था जुंटा। उसका क्या नाम था? उसका नाम था जुंटा। अभी दिखवाएंगे भी, ध्यान रखिए। लेकिन ये जो 4 पुत्र हैं उनको किन किन का समर्थन प्राप्त था उसकी भी जानकारी आपको मैंने दिया। क्योंकि स्वाभाविक है कि एक ही कक्षा में आप कितनी बातें लिखेंगे, सब बातें पुराने दिनों में किए हुए हैं और बार बार कहा गया किताब पढ़िएगा। अब जो करिएगा उतना ही प्रतिफल में मिलेगा, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है। फिर भी मैं परिचर्चा कर दिया, इसको 2 बार 3 बार सुन भी लीजिएगा तो भी आपके ध्यान में आ जाएगा। आगे लिखिएगा। जहांगीर के समय में 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने, इसको ऐसे लिख लो,
अर्जुन देव ने, पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव ने अर्जुन देव ने अर्जुन देव ने खुसरो के समर्थन देने के कारण फांसी की सजा थी। समर्थन देने के कारण फांसी की सजा थी। फांसी की सजा थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखें, ध्यान में रखें कि जहांगीर ने नूरजहां से 1611 में विवाह किया। जहांगीर ने नूरजहां से 1611 में विवाह किया और गद्दी पे 1605 में बैठा था। 1605 से 1627 तक जहांगीर गद्दी पे बैठा, यह भी याद रखिए। कब से कब तक? 1605 से 1627 तक। बचपन में सलीम, ठीक है, जोधाबाई के गर्भ से कभी कभी यह भी पूछता है किस राजपूत के गर्भ से जन्म हुआ। पत्नी में मानबाई जगत गोसाई और नूरजहां। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें नूरजहां सबसे प्रसिद्ध है। 1611 में नूरजहां से विवाह किया और वो भारत का पहला शासक था जिसने अपनी पत्नी का भी चित्र सिक्का पे अंकन कराया। लिख देंगे, वो भारत का पहला शासक था जिसने अपनी पत्नी का चित्र सिक्के पे अंकित कराया। जिसने अपने पत्नी का चित्र सिक्के पे अंकित कराया। अंकित कराया, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अंकित कराया। उल्लेखनीय है कि नूरजहां ने दरबार में गूंट का निर्माण भी किया। नूरजहां ने दरबार में एक दबाव समूह का भी गठन किया जिसका नाम था जुंटा। नूरजहां की मां असमत बेगम ने इत्र की आविष्कार की। ध्यान रखें कि नूरजहां की मां ने इत्र का आविष्कार किया। असमत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया और नूरजहां के पिता गयास बेग को और नूरजहां का पिता गयास बेग को जहांगीर ने एतमा दौला की उपाधि दी। एतमा दौला की उपाधि थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने ईरानियों को भी उच्च पद दिए, ये भी लिख देना। जहांगीर ने ईरानियों को भी उच्च पद दिए। तो और किस कारण से हम इसके परिचय में मूल बिंदु को लिख दें? मूल बिंदु है कि नूरजहां का सिक्का चांदी के सिक्के पे अंकन कराया।
इस कारण से हम याद रखेंगे भारत का ऐसा करने वाला भारत का पहला शासक था, भारत का पहला शासक था। और नूरजहां ने में क्या किया, एक गुट बनाया, दबाव समूह, जो जिसको जुंटा कहा। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार खोजी, इत्र का आविष्कार की। नूरजहां के पिता गयास बेग को जहांगीर ने क्या दिया, इत्मा दौला की उपाधि थी। इसलिए हम याद रखें, जहांगीर ने ईरानियों को भी उच्च पद दिया। यह इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने फिफ्थ सिख गुरु कौन, अर्जुन देव को फांसी दे दी। और फांसी क्यों दिलवाया, क्योंकि उसने किसका, खुसरो का समर्थन किया। तो इन कारणों से हम जहांगीर को याद रखते हैं। जहांगीर को याद रखने की एक और वजह है चित्रकला, भी मैंने बताया, क्योंकि बिना चित्रकला का तो इसका और नूरजहां के उसका इतिहास पूरा होगा ही नहीं। तो लिखेंगे, जहांगीर के काल में चित्रकला का स्वर्णयुग था। आगरा में चित्रशाला का निर्माण किया, आगरा में चित्रकला का निर्माण किया, एल्बम का प्रयोग शुरू किया। पहली बार जहांगीर के काल में एल्बम का प्रयोग शुरू हुआ। पहली बार जहांगीर के काल में एल्बम का प्रयोग शुरू हुआ। एल्बम का प्रयोग शुरू हुआ। हमजानामा का विषय चित्रकला है, यह भी ध्यान रखें। हमजानामा का विषय चित्रकला है। इसके काल में आगा राजा अब्बुल हसन मंसूर को एक उपाधि भी दिया था, नादिर उल अस्त्र मंसूर। अब ब्रैकेट में कर दो, नादिर उल अस्त्र। और अब्बुल हसन नादिर उज्जमा, दोनों पे टिक लगा लो, किसी भी स्थिति में भूलना नहीं है। ना अब्बुल हसन जमा को और न ही मंसूर अस्त्र को। मनोहर गोवर्धन और बीसन दास, मनोहर गोवर्धन और बीसन दास उल्लेखनीय है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि मंसूर जो थे वो पक्षी विशेषज्ञ था। मंसूर क्या था, पक्षी विशेषज्ञ था। वहां नोट में लिख दो, मंसूर पक्षी विशेषज्ञ थे। मंसूर क्या थे, पक्षी विशेषज्ञ था। नेक्स्ट, जहांगीर ने तुझुके जहांगीरी नामक आत्मकथा भी लिखी। जहांगीर ने तुझुके जहांगीरी नामक आत्मकथा भी लिखी।
जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा भी लिखी, और ऐसा करने वाला बाबर के बाद ये दूसरा मुगल बादशाह था, और ऐसा करने वाला यह बाबर के बाद दूसरा मुगल बादशाह था। इस आत्मकथा की भाषा फारसी थी। इस आत्मकथा की भाषा फारसी थी। फारसी थी। इस आत्मकथा की भाषा फारसी थी। इस आत्मकथा की भाषा क्या थी? फारसी थी। याद रखिएगा, इस आत्मकथा की भाषा क्या थी? फारसी थी। फारसी थी। नेक्स्ट, जहांगीर ने जगन्नाथ को कविराज की उपाधि दी या पंडित राज की उपाधि दी। जहांगीर ने जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। तो क्या क्या पढ़े उसके बाद? व्यक्ति चित्र, हाँ ठीक है। अब चलिए, तो जहांगीर के विषय में क्या क्या पढ़े? जहांगीर के विषय में पढ़े चित्रकला का स्वर्ण युग। चित्रकला का स्वर्ण युग पढ़े, और इस स्वर्ण युग की कड़ी में हमजानामा याद रखिए, उसका चित्रांकन हुआ। इस स्वर्ण युग की कड़ी में एल्बम बना। महत्वपूर्ण में मंसूर, जो क्या था? पक्षी विशेषज्ञ था। जो क्या था? पक्षी विशेषज्ञ था। और साथ में मंसूर पक्षी विशेषज्ञ के साथ साथ क्या था? इसको नादिरुल अस्त्र की उपाधि दिया। और दूसरा क्या नाम था? अब्बुल हसन। उसको कौन उपाधि दिया? नादिरुल जमा की उपाधि दिया। मनोहर, गोवर्धन, ये सब इसके दरबार के महत्वपूर्ण चित्रकार थे। दसवंत बसावन किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में था। सब पढ़े हैं, ठीक है कि नहीं? तो हम लोग इसको इसी रूप में देखने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा इन्होंने आत्मकथा भी लिखी। जहांगीर ने आत्मकथा भी लिखी, और उस आत्मकथा का नाम था तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी। और तुजुके जहांगीरी था फारसी में। ये तुजुके जहांगीरी था फारसी में। और बाबर के बाद जहांगीर पहला शख्सियत। जहांगीर क्या, बाबर क्या, जहांगीर ने ही क्या लिखा? आत्मकथा लिखी थी। ये याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टि से। गांधी के भी आत्मकथा, गांधी जयंती भी है तो गांधी के भी आत्मकथा को याद रखिए। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। हिटलर की आत्मकथा था मेन काफ, ठीक है कि नहीं? तो ये सब इतिहास का महत्वपूर्ण आत्मकथा है। अब जहांगीर का शासनकाल सांस्कृतिक रूप से तो हम लोग देख रहे हैं, और 3 सांस्कृतिक के क्षेत्र में स्थापत्य का जो उपलब्धि है, स्थापत्य की उपलब्धि किसका? जहांगीर के काल में, उसको भी देखेंगे। और उस उपलब्धि में 3 उपलब्धि है, जिसमें सबसे पहला है एतमादौला का मकबरा,
जिसमें पित्रादूरा तकनीक का प्रयोग किया गया। गयास बेग ससुर के सम्मान में इस मकबरे का इस्तेमाल किया गया और ये पहला मुगल काल का स्मारक है जो पूर्ण रूप से संगमरमर में है, संपूर्ण। और पित्रादूरा तकनीक का उपयोग किया गया। पित्रादूरा तकनीक का मतलब होता है सजावट, जराव जैसे काम किए गए, ये काफी महत्वपूर्ण था। दूसरा, जहांगीर का मकबरा स्वयं है स्थापत्य के क्षेत्र में, शाहदहारा में, ठीक है, रावी नदी के तट पर, जिसको नूरजहां ने बनवाया। इसी क्रम में लाहौर का किला, लाहौर में मोती मस्जिद, इसी कड़ी में अशोक का जो प्रयाग स्तंभ है उसका भी संबंध जहांगीर से है। तो इन सब कारणों से हम जहांगीर को याद रखने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे जहांगीर के काल में स्थापत्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विकास हुए। स्थापत्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विकास हुए। सबसे पहला है इत्मा-दौला का मकबरा। इत्मा-दौला का मकबरा, ये इत्मा-दौला का जो मकबरा है किसके सम्मान में है? गयास बेग के सम्मान। गयास बेग के सम्मान में एक। दूसरा, पहला मुगल कालीन मकबरा, पहला मुगल कालीन मकबरा जो पूर्ण रूपेण संगमरमर का है। और तीसरा, ठीक है, और तीसरा है कि पच्चीकारी, या पित्रादूरा तकनीक, पित्रादूरा तकनीक, पित्रादूरा तकनीक का उपयोग यह इत्मा के दौला के मकबरा में आपने देखा। उसी तरह से दूसरा है जहांगीर का मकबरा। कहां है? शाहदरा में। शाहदरा है लाहौर में। लाहौर रावी नदी के तट पर। और दूसरा किसने बनाया? नूरजहां ने। और तीसरा है अशोक स्तंभ। इससे जुड़ा हुआ याद होगा समुद्रगुप्त, एफएसटी और जहांगीर, ठीक है। और अभी बताए थे कि लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण। मोती मस्जिद कहां बनाया? लाहौर में, रावी नदी के तट पर, ठीक है। इस कारण से हम उसको याद रखें, इस कारण से हम उसे याद रखने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट, इसी के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के दो प्रतिनिधि पहली बार भारत आए। प्रतिनिधि पहली बार भारत आए। उनमें हॉकिंस प्रथम अंग्रेज 1608 और जेम्स प्रथम का दूत इंग्लिश खां की उपाधि। जेम्स प्रथम का दूत इंग्लिश खां की उपाधि
इंग्लिश खां की उपाधि दिया उसको। कौन उपाधि दिया? इसको ले जाओ। इससे अच्छा एक तो गोला वाला उसमें बिस्किट लेते हैं, डब्बा में है गोला वाला। ठीक है, इंग्लिश खां की उपाधि दिया। और दूसरा है 1615 में टॉमस रो आया। 1615 में टॉमस रो आया, याद है ना? 1615 में टॉमस रो आया। सोलह सौ पंद्रह में टॉमस रो आया, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, डच यात्री पेलसर्ट, जिसने रिमान स्ट्रेटरी नामक किताब लिखी। पेलसर्ट जिसने रिमान स्ट्रेटरी नामक किताब लिखी। एडवर्ड टेरी और विलियम फिच भारत आया। तो इसके समय में कौन कौन सी यात्री हैं? सबसे पहला यात्री था, बताओ, हॉकिंस। दूसरा सर टॉमस रो, पेलसर्ट। इसके अलावा विलियम फिच और एडवर्ड टेरी। तो ये 3-4 यात्री इतने महत्वपूर्ण हैं कि किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। हाँ, याद रखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के काल में हुई थी, लेकिन इसके काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि आए। अभी जस्ट लिखे हैं आप कि जेम्स प्रथम के दूत कौन? जेम्स प्रथम के दूत हॉकिंस, जिसको 400 मनसब दिया, खान की उपाधि दिया, इंग्लिश खान कहा। तो इन सब कारणों से हम इसे याद रखते हैं। इतनी सारी बात यदि आप जहांगीर में पचा लेते हैं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और लास्ट में जब भी कोई कक्षा समाप्त होती है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? अन्य बातें। तो लिखेंगे अन्य बातें। सबसे पहले अन्य बातों में लिखिए, न्याय के जंजीर के लिए भी जहांगीर के शासनकाल को याद रखा जाता है। न्याय के जंजीर के कारण भी याद रखा जाता है। नेक्स्ट, अहमदनगर के वजीर अहमदनगर के वजीर मल्लिक खुर्रम के विरुद्ध सफलता से प्रभावित होकर जहांगीर ने उसे, खुर्रम को, शाहजहां की उपाधि दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो ये आपकी परीक्षा के लिए काफी
महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे हर संभव स्थिति में आप याद करके रखना चाहेंगे परीक्षा के लिए। तो जहांगीर के साथ ही हमारी आज की पहली परिचर्चा समाप्त होती है, ठीक है कि नहीं। और जिसे आप ध्यान में रखिए कि ये काफी महत्वपूर्ण कक्षा थी और इसी क्रम में फिर हम लोग बिहार को पहले देखेंगे और पर्यावरण में हम राष्ट्रीय उद्यान को देख रहे थे, तो राष्ट्रीय उद्यान को भी हम देखना चाहेंगे। कल हम लोग शाहजहां और औरंगजेब के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, लेकिन जाने से पहले 10 रिवीजन फैक्ट को हम देखना चाहेंगे। तो लिख लीजिए पहले नोट में, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह को अपने स्तर से कर लेंगे, अपने स्तर से कर लेंगे। कुछ नहीं है उसमें, सारी बात हो चुकी है, इसलिए ध्यान रखिए। नेक्स्ट, तो शुरू करें। 10 रिवीजन फैक्ट को मैं देखना चाहूंगा। सबसे पहला रिवीजन फैक्ट, जाने से पहले हम कुछ रिवीजन फैक्ट आपसे पूछना चाहूंगा। रिवीजन फैक्ट की कड़ी में सबसे पहले कौन बताएंगे कि प्राचीन काल में अस्कनी और सतुद्री और पड़ोसनी का नाम आधुनिक संदर्भ में क्या है? वेरी गुड, अस्कनी का चिनाब, सतुद्री का सतलज और पड़ोसनी का रावी। बहुत बढ़िया। तो ये तीनों नदियों को आप याद करके रखना चाहेंगे परीक्षा के दृष्टि से। आपको यह भी बताना है कि निम्नलिखित में से आर्यों के तिब्बत थ्योरी को, आर्यों की उत्पत्ति को तिब्बत थ्योरी से किसने जोड़ा था? वेरी गुड, आर्यों के तिब्बत थ्योरी को दयानंद सरस्वती ने जोड़ा था, जबकि आर्टिक होम थ्योरी को बाल गंगाधर तिलक ने जोड़ा था। यूरोप के थ्योरी को कि आर्यों की उत्पत्ति यूरोप से हुई थी, ये बातें किसने कही थी? आर्यों की उत्पत्ति यूरोप से हुई थी, ये बातें किसने कही थी? ये मैकडोनल्ड ने कहा था। और आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई थी, इसको किसने कहा था? आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई थी, इसको किसने कहा था? बोगाज गोई और मैक्स मूलर ने कहा था। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन संप्रदाय के संस्थापक किसको माना जाता है? सांख्य दर्शन संप्रदाय के संस्थापक किसको माना जाता है? हाँ जी, गौतम को माना जाता है कि कपिल को? याद रखिए, न्याय दर्शन गौतम और योग दर्शन पतंजलि और सांख्य दर्शन के कपिल। ये काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, वेदांग, प्राचीन काल में वेदांग कितने? 6। और उसमें किस वेदांग में अनुष्ठान की चर्चा है? किस वेदांग में अनुष्ठान की चर्चा है? जल्दी बताइएगा, किस वेदांग में अनुष्ठान की चर्चा है? तो लिख रहा है 4। कल्प में। बहुत बढ़िया, कल्प में अनुष्ठान की चर्चा है, जिसको याद करके रखिए। नेक्स्ट, ठीक है कि नहीं? गोपति वैदिक काल में किसे कहा गया? गोपति वैदिक काल में राजा को कहा गया, याद करके रखेंगे। नेक्स्ट, एक और है, कौन से ऐसे वेद थे जिसको वेद त्रयी में नहीं रखा जाता है? अर्थव वेद को वेद त्रयी में नहीं रखा जाता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। निम्नलिखित में से अच्छा, अभी बता ही दिए हो तुम। मध्य एशिया से बोगाज गोई का अभिलेख, इंद्र, मित्र, वरुण और नासात्य की चर्चा मिलती है। ये कितना ईसा पूर्व का यह अभिलेख है? यह अभिलेख कितने ईसा पूर्व का है? जल्दी बताइए। 6 ईसा पूर्व का है। देखिए,
पुनीता बोली है 1400 ईसा पूर्व का यह अभिलेख, उसे याद करके रखेंगे परीक्षा के दृष्टि से। सत्यमेव जयते का वर्णन किसमें मिलता है? सत्यमेव जयते का विवरण मांडुक उपनिषद में मिलता है, यह भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, ये क्या है? वेदांग। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, यह याद रखेंगे। सोम, सोम देवता का का वर्णन किस मंडल में? 9वें मंडल में है। चलो तुम लोग याद किया है, नीतीश कुमार पूर्व मध्यकाल को याद किया है। गांधार की राजधानी 16 महाजनपद में कहां थी? गांधार की राजधानी 16 महाजनपद में कहां थी? गांधार की राजधानी 16 महाजनपद में, अरे कहां थी? तक्षशिला। वेरी गुड, तक्षशिला। तो इसी तरह से आप लोग का जवाब होना चाहिए परीक्षा के लिए। हरण्यक वंश का पहला शासक किसे माना जाता है? वेरी गुड। अंतिम शासक? बृहदत्त को अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है। अंतिम शासक नहीं, पूरे मगध का। अरे घनानंद, इतना टाइम लगेगा? ठीक है। जीवक, प्राचीन काल में जीवक किसके दरबार में था और बड़ा प्रसिद्ध था? बिंबिसार के दरबार में था। और क्या था? चिकित्सक थे। बहुत बढ़िया। मगध काल में एकराट की उपाधि किसे दिया गया? एकराट की उपाधि बिंबिसार को मिला था। एकराट की उपाधि महापदम नंद को मिला था। जा होश में रहिए नीतीश कुमार जी, इस तरह से बेहोश कीजिएगा हमको तब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक है। चलिए एक और आप लोगों से पूछ ले। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। बहुत बढ़िया। चलिए एक और बता दीजिए। चांदी का सिक्का टंका, चांदी का सिक्का टंका शुद्ध अरबी सिक्के का संचालन करने वाला सल्तनत का पहला शासक कौन था? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आप तो सब लगभग बता ही दिए हैं। बंदगान, सल्तनत काल में बंदगान का संबंध किससे? दास विभाग से। और दीवाने बंदगान की स्थापना किसने किया था? दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिण प्रवेश द्वार क्या कहलाता है और इसे किसे स्थापित किया था? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिण प्रवेश द्वार क्या कहलाता है सल्तनत काल में? और उसे अलाई दरवाजा, और उसे अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। और यह घोड़े के नाल के आकार का था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। पहली बार भारतीय स्थापत्य में सुर्खी का प्रयोग किस वंश ने किया था? गुप्त ने कि मुगल ने कि दिल्ली सल्तनत ने कि कुषाण ने? सुर्खी, जो सुर्खी गांव घर में आज भी होता है उसका उपयोग, यह सुर्खी का उपयोग किसने किया था? दिल्ली सल्तनत में। ठीक है। सुर्खी का उपयोग दिल्ली सल्तनत में ही शुरू हुआ था। और सल्तनत का कौन सा बिल्डिंग 73 मीटर ऊंचा था? सल्तनत का कौन सा बिल्डिंग 73 मीटर ऊंचा था? वेरी गुड। सल्तनत काल में हौजे सुल्तानी क्या था? सल्तनत काल में हौजे सुल्तानी क्या था? जल्दी बताइए। सल्तनत काल में हौजे सुल्तानी क्या था? जलाशय था, जलाशय। सल्तनत काल में मोट का मस्जिद किसने बनाया था? वेरी गुड। सल्तनत काल में मोट का मस्जिद सिकंदर लोदी ने बनाया था, जो ध्यान में रखेंगे। भारत का तोता बलबन का राज कभी 8 सुल्तानों का राजकाल देखा। हम किस तथ्य की ओर इशारा कर रहे हैं? अमीर खुसरो, जिसको इतिहास में हम लोग कभी इतिहासकार इत्यादि के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए तब तो हो ही गया लगभग सब मोटे तौर पे। अच्छा, मध्यकालीन सूफी परंपरा में बलि क्या था? मध्यकालीन सूफी परंपरा में बलि क्या था? बलि, बलि, बलि। तब क्यों कहे थे
भक्ति और सूफी रिवाइज करेंगे। कौन बता रहा है? बलि, बलि टैक्स था। देखते हैं, हम कह रहे हैं सूफी परंपरा में बलि क्या था, लिखता है टैक्स था। बलि सूफी संत था, पीर मुरीद, पीर था गुरु, मुरीद था शिष्य, खानका था आश्रम। खानका क्या था? आश्रम। सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहते थे। ये सब बेसिक चीजें हैं जिसको ध्यान में रखिएगा। दक्षिण भारत में अलवार नैनार का संबंध किस देवता के समर्पण से था? अलवार का वैष्णव से और नैनार शिव से जुड़ा हुआ था, याद रखिएगा ये परीक्षा के दृष्टि से। मध्यकाल में सतनामी आंदोलन का जन्मदाता कौन था? ये अभी राम रहीम सब जो है, जो गंध फैलाए हुए हैं, कल समाचार में दे भी रहा था कि राम रहीम को पेरोल और सोनम वांगचुक जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, लद्दाख से दिल्ली की रास्ता कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी, कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और राम रहीम को पेरोल। ठीक है। सतनामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे मध्यकाल में? कौन लिखे हैं? कोई नहीं लिखा। सतनामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? कितना टाइम लगेगा सतनामी आंदोलन में? खासीदास। सतनामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? खासीदास। अद्वैत वेदांत के सिद्धांत मध्यकाल में किसने दिए थे? अद्वैत वेदांत के सिद्धांत मध्यकाल में किसने दिए थे? अद्वैत वेदांत के सिद्धांत मध्यकाल में शंकराचार्य ने दिया था। सूफी आंदोलन में सबसे रूढ़िवादी कौन सा संप्रदाय था? सूफी आंदोलन में सबसे रूढ़िवादी कौन सा संप्रदाय था? नक्शबंदी। ये सबसे ऑर्थोडॉक्स था, याद रखेंगे। धरकारी और बरकारी जो भक्ति आंदोलन है वो कहां पे प्रचलित थी? धरकारी और बरकारी वो महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन था। धरकारी और बरकारी, याद रखिएगा। ठीक है। अब्दुल रज्जाक फारसी राजदूत किसके दरबार में आया था? अब्दुल रज्जाक, अरे परसों तरसों लिखा है, देवराय द्वितीय के, किस देवराय के समय में? कि देवराय द्वितीय के समय में। ठीक है कि नहीं? और प्रसिद्ध यात्री बारबोसा कहां का यात्री था जो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? ठीक है, पुर्तगाल का। तो ध्यान रखिए, इतना जल्दी भूल मत जाइए। ठीक है। चलिए अब हम लोग लास्ट कर रहे हैं। हम्पी का संबंध कहां से है? विजयनगर से हम्पी का संबंध है। ठीक है। और इसको विश्व विरासत सूची में भी स्थान दिया था। तो इस तरह से हमने आज 70-75 तथ्यों को एंशिएंट से लेकर मध्यकाल तक जो मैंने किया है उसको आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है, और आशा करता हूं कि आप इसे याद करके रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। 6:10 हो रहा है। 6:20 पे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। 10 मिनट का ब्रेक है। फिर हम लोग बिहार, पर्यावरण, विज्ञान, ये 4 खंड और तब लास्ट में करेंट। आज सभी पक्ष को एक एक करके हम लोग पूरा करेंगे। टेक रेस्ट।